क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 हमारी वित्तीय संस्थाएं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्नों की कुल संख्या है 10। तो पहला प्रश्न देखिए, सरकार को साख या ऋण लेने की आवश्यकता क्यों होती है? तो ये रहा इसका आंसर। सरकार को विकासात्मक कार्यों जैसे देखिए परिवहन, तो परिवहन में सभी आ जाते हैं, यातायात, रेल, बस सभी आ जाएंगे उसमें। संचार व्यवस्था, विद्युत, गैस तथा विनिर्माण के अतिरिक्त कृषि, कुटीर एवं लघु उद्योगों को अनुदान एवं निर्धन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। सरकार को व्यय अर्थात खर्च उसकी आय की तुलना में अधिक होता है और इस घाटे को पूरा करने के लिए केंद्रीय तथा अन्य बैंकों से साख या ऋण लेने की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक पहला समाप्त हो जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, मुद्रा बाजार तथा पूंजी बाजार की वित्तीय संस्थाओं में अंतर बताएं। तो ये रहा इसका आंसर। पूंजी बाजार, वित्तीय संस्थाओं के पूंजी बाजार की संस्थाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुद्रा बाजार की वित्तीय संस्थाएं उद्योग एवं व्यापार की अल्पकालीन साख की आवश्यकताओं को पूरा करती है। ठीक है, इनमें दीर्घकालीन साख या पूंजी व्यवस्था पूंजी बाजार से होती है। पूंजी बाजार वह है जिसमें व्यावसायिक संस्थानों का हिस्सा तथा ऋण पत्रों का क्रय विक्रय होता है। या आप ये भी लिख सकते हैं, मुद्रा बाजार तथा पूंजी बाजार वित्तीय संस्थाओं के दो वर्ग हैं। मुद्रा बाजार की वित्तीय संस्थाएं साख या ऋण का अल्पकालीन लेन देन करती है। साख या ऋण का अल्पकालीन लेन देन करती है यानी कम समय के लिए। इसके विपरीत पूंजी बाजार की संस्थाएं उद्योग तथा व्यापार की दीर्घकालीन साख की आवश्यकताओं को पूरा करती है। मुद्रा बाजार में बैंक तथा देसी बैंकर शामिल हैं। ठीक है, इसमें होते हैं, जबकि पूंजी बाजार में क्या है, शेयर मार्केट शामिल है। यही इसका आंसर हो जाता है। तो इसके बाद देखिए ये प्रश्न क्रमांक तीसरा, देसी बैंकर से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ देखिए देसी बैंकर, तो उत्तर लिखने से पहले हम ये समझेंगे कि देसी बैंकर आखिर होता क्या है। अध्ययन की सुविधा के लिए भारतीय मुद्रा बाजार को दो भागों में विभक्त यानी बांटा गया है। पहला भाग है आधुनिक या संगठित क्षेत्र और दूसरा भाग है देसी या असंगठित क्षेत्र। ठीक है, और ये देसी या असंगठित क्षेत्र में क्या आते हैं, देसी बैंकर आते हैं। तो क्या होते हैं देसी बैंकर? तो देखिए एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। तो एक व्यक्ति को उधार लेना है कुछ रुपए, जैसे उनको बड़ी रकम उधार लेना है, 30 लाख या 25 लाख उधार लेना है। तो लोग क्या करते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ बैंक से नहीं लेंगे, बैंक से वो लोन ना लेकर वो किससे लेते हैं, वो लेते हैं साहूकार से, महाजन से, सेठ से, किसी बड़े व्यक्ति व्यापारी से ले लेते हैं। और वो व्यक्ति क्या करते हैं, उन्हें ऊंचे ब्याज पर लोन देते हैं। ठीक है, ऊंची दर पर ब्याज वसूल करते हैं जिससे उनका शोषण होता है। ठीक है, तो यही होता है देसी बैंकर। इन्हीं को देसी बैंकर कहा जाता है, महाजन, सेठ, साहूकार। ठीक है, और सरकार इन देसी बैंकरों पर नियंत्रण के लिए आवश्यक कानून भी बनाए हैं। तो ये समझ में आ गया कि देसी बैंकर क्या होता है। तो आइए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। देसी बैंकर भारतीय मुद्रा बाजार के देसी अथवा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत देसी बैंकर आते हैं। देसी बैंकर में देश के साहूकार, महाजन, सेठ, शरीफ आदि आते हैं। भारत के ग्रामीण साख का एक बड़ा भाग देसी बैंकरों या साहूकारों से लिया जाता है। ये ग्रामीण परिवारों को ऊंची दर पर ब्याज देते हैं, जो ये देसी बैंकर कहलाते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं इसका अगला प्रश्न। 4 नंबर देखिए, उद्योग एवं व्यापार को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं का उल्लेख करना है। इस प्रकार लिखना है, उद्योग एवं व्यापार को दीर्घकालीन साख प्रदान करने वाली संस्थाओं में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया व निर्यात आयात बैंक आदि महत्वपूर्ण है। तो यही इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए 5वां, बिहार के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यों की समीक्षा करें, यानी उनकी क्या कार्य व्यवस्था है वो बताना है। तो हमें इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, लघु उद्योग और
अन्य उत्पादक गतिविधियों के विकास के लिए छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के ऋण देने के लिए पेशेवर रूप से प्रतिबंध वैकल्पिक चैनल के रूप में कार्य करना, यानी उनको ऋण देना है। ठीक है, इन सारे व्यक्तियों को ऋण प्रदान करना यानी साख प्रदान करना। तो चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार की राजकीय वित्त संस्थाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो हमें इसका आंसर यहाँ से करना है। बिहार में कार्यरत वित्तीय संस्थाओं को हम दो मुख्य वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है संगठित अथवा औपचारिक क्षेत्र की संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं, तथा असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र की गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। संस्थागत वित्तीय संस्थाएं वे हैं जिन पर रिजर्व बैंक अथवा सरकार का नियंत्रण रहता है। इसके विपरीत गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में महाजन, भूस्वामी, व्यापारी, दोस्त, रिश्तेदारी आदि शामिल हैं, जो साख के परंपरागत स्रोत हैं। इन संस्थाओं पर सरकार का कोई प्रभावपूर्ण नियंत्रण नहीं है। हमारे राज्य की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में तीन मुख्य प्रकार है: बैंकिंग संस्थाएं, राजकीय वित्तीय संस्थाएं और राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। तो इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम बताया गया है। एक पहला है संस्थागत, जिनमें सरकारी सभी आते हैं। दूसरा गैर संस्थागत, इनमें सरकार का नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, और इसे देसी बैंकर भी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां। बैंक जमा कितने प्रकार की होती है? तो ये रहा जमा स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, तो व्यावसायिक बैंक प्राय निम्नलिखित 4 प्रकार के खातों से रकम जमा कर सकती है, यानी बैंक जमा 4 प्रकार से होती है। पहला है अस्थाई जमा, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट। तो इसके बारे में हमें लिखना है, तो यहाँ तक आपको लिख लेना है। और इसके बाद है चालू जमा, ठीक है, करेंट डिपॉजिट। इसके बाद संचयी जमा, सेविंग डिपॉजिट। इसके बाद आवर्ती जमा। तो इनके बारे में भी आपको लिखने हैं। ठीक है, इन चारों के बारे में लिखना है। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक समाप्त हो जाता है। तो आइए इसके बाद देखते हैं 8वां प्रश्न। व्यावसायिक बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने की मुख्य तरीके क्या हैं? तो यहाँ पे देखिए, व्यावसायिक बैंकों के कार्य में जो एक कार्य है क्या है? ऋण अथवा कर्ज देना। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है। ऋण अथवा कर्ज देना व्यावसायिक बैंकों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, तो ये इसके बाद यहाँ से लिखना है, बैंक अपने ग्राहकों को रकम जमा करता है, ग्राहकों की रकम जमा करता है और उन लोगों को कर्ज के रूप में देता है जिन्हें उन्हें आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ तक लिखने के बाद बैंक द्वारा ऋण प्रदान करने की मुख्य तरीके निम्नांकित हैं। तो पहले तरीके देखिए, अधिवर्षिक क्या है? अधिवर्षक। तो इसमें आपको यहाँ तक लिखना है, इसके बारे में भी लिखना है। इसके अंतर्गत बैंक जो है अपने ग्राहकों को उनकी जमा राशि से अधिक रकम निकालने की सुविधा देता है। यह सुविधा अल्पकाल के लिए विश्वसनीय ग्राहकों को प्रदान की जाती है। बस यहीं तक लिख लेना। इसके बाद नगद साख लिखिए, कैश क्रेडिट। तो इसके बाद यहाँ तक इसका लिख लीजिए। तीसरा देखिए, और तीसरा में ये सारे लिख लेना है। चौथा देखिए, ये भी छोटा ही है, ये आप लिख लीजिए। तो ये समाप्त हो जाता है प्रश्न। तो इसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न, प्रारंभिक गैर साख कृषि समितियों के कार्यों का उल्लेख करें। ये काफ़ी आसान प्रश्न है। प्रारंभिक गैर साख समितियाँ जो है किसानों को ऋण संबंधी नहीं बल्कि अन्य प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई जाती हैं। इन समितियों का मुख्य कार्य क्या है? कृषि उपज की बिक्री, उन्नत खेती की व्यवस्था, भूमि की चकबंदी, गृह निर्माण आदि होता है। तो ये सारे आपको यहाँ से तक लिख लेना है। इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी प्रश्न क्रमांक 10वां, कुटीर एवं लघु उद्योगों के क्षेत्र में किस प्रकार की सहकारी समितियाँ स्थापित की जाती है? तो यहाँ से लिखना है, कुटीर एवं लघु उद्योगों के क्षेत्र में सहकारिता का महत्वपूर्ण स्थान है। इन क्षेत्र की सहकारी समितियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहला साख समितियाँ, दूसरा गैर साख समितियाँ। तो इसके बारे में भी लिखना होगा। प्रारंभिक गैर कृषि साख समितियाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों को साख सुविधा प्रदान करने के लिए
प्रारंभिक गैर कृषि साख समितियों की स्थापना की जाती है। बस यही लिख लीजिए। इसके बाद दूसरे के बारे में भी लिखना है, प्रारंभिक गैर कृषि साख समितियाँ। ठीक है, प्रारंभिक गैर कृषि साख समितियाँ साख देने के लिए नहीं बल्कि कारीगरों तथा शिल्पकारों को अन्य आर्थिक कार्यों की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित की जाती है। बस यही तक लिख लीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेशन समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।